फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी की तैयारी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे एग्ज़ाम की लास्ट डेज प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये मेरी वीडियो का पार्ट 13 है जिसमें हम आज हिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ ऐसे टर्म्स ली हैं जिनमें हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, चाहे फिर वो रेलवे हो, एसएससी, यूपीएससी या फिर चाहे बैंक एग्ज़ाम। सभी एग्ज़ाम्स में इन टर्म्स से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो वन बाय वन सभी टर्म्स में जो हमारी कन्फ्यूजन है उनको दूर करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है वो है जागीरदारी। जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व्ड द डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू अ नंबर ऑफ जागीर्स। द जागीरदार वॉज रिस्पॉन्सिबल for the maintenance of the financial system of the area. He collected the revenue from the area and handed it over to the central empire. Under this system, land allotted to big feudal landlords introduced by the Mughal system, not owner of the land, not hereditary nature. तो फ्रेंड्स, जागीरदारी सिस्टम में किसने इंट्रोड्यूस किया था? मुगल्स ने। और जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था, जितना भी एम्पायर, जितना भी एरिया उन्होंने कवर किया है, जितना भी एरिया उन्होंने एक्वायर किया है, उस एरिया को डिवाइड करते थे, उसकी डिवीजन करके हर एक पार्ट को क्या नाम देते थे? जागीर्स। और हर एक पार्ट किसको अलॉट करते थे? जागीरदारों को। ठीक है। और जागीरदार को कौन अपॉइंट करता था? सेंट्रल एम्पायर जागीरदारों को अपॉइंट करता और उनको जागीर यानी कि लैंड अलॉट करता, देता, ताकि वो उस पर क्या करे? रेंट कलेक्ट करे और उसके फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन कर सके। ठीक है। जागीरदार की क्या ड्यूटी होती थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करे, रेंट कलेक्ट करे उस जागीर पर, और वो रेंट किसको दे? सेंट्रल एम्पायर को हैंड ओवर कर दे, सेंट्रल एम्पायर को वो रेंट सौंप दे। ठीक है। और जागीरदार क्या होते थे? लैंड ऑनर्स नहीं होते थे। उनके पास ज़मीन सिर्फ रेंट कलेक्शन के लिए होती थी, वो उसके ऑनर नहीं होते थे। और जो उनकी ये पोस्ट थी जागीरदारी की, जो जॉब थी, ये हेरिडाइटरी नेचर नहीं थी, इनको सिर्फ अपॉइंट किया जाता था। ऐसा नहीं है कि आज अगर ये जागीरदारी की पोस्ट पर हैं तो इन फ्यूचर ये जॉब इनका बेटा या सन को परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं था। आगे फ्यूचर में कौन करेगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड था? सेंट्रल एम्पायर के ऊपर। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है ज़मींदारी। ज़मींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस और ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम किसने शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और किसके टाइम पे हुआ, किसके थ्रू हुआ? बाय कॉर्नवालिस इन 1793। ठीक है। जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड्स। ज़मींदार्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स। द रियलाइज्ड अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इंटू 11 पार्ट्स. अंडर दिस सिस्टम द लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स ऑफ अ रेंट कलेक्टेड। ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो ज़मींदार थे उनको क्या माना जाता था? ऑनर माना जाता था, लैंड का, ज़मीन का ऑनर माना जाता था। ठीक है। और ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था? ज़मींदार क्या करते थे? रेंट कलेक्ट करके उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करते। ठीक है। ज़मींदार क्या करते थे? ऑनर माने जाते थे। पहले तो बात ये कि लैंड के वो क्या माने जाते थे? हकदार। ठीक है। ज़मीन उनकी मानी जाती थी और वो क्या करते थे? जो उस पर किसान काम करते उनसे रेंट कलेक्ट करते और उस रेंट को 11 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट अपने पास रखते और जो 10 हिस्से होते थे, 10 पार्ट्स होते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते, हैंड ओवर कर देते। ठीक है। नेक्स्ट, रियायतवाड़ी सिस्टम। रियायतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन 1820 और ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही रियायतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और किसके टाइम पे और किसके थ्रू? थॉमस मुनरो के थ्रू इन 1820। इन रियायतवाड़ी सिस्टम द ऑनरशिप राइट्स वर हैंडेड ओवर टू द पीसेंट्स। जो ऑनरशिप राइट था लैंड का, किसके पास था? पीसेंट्स के पास ही था। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे? डायरेक्टली पीसेंट से, किसानों से टैक्स को कलेक्ट करते। ठीक है। और इसमें जो रेवेन्यू रेट रखा गया था रियायतवाड़ी सिस्टम में, वो कितना था? 50%। नेक्स्ट, महलवाड़ी सिस्टम। द महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1833 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया 1833 में, और किसके टाइम पीरियड में? विलियम बेंटिक के। In this system, the land was divided into mahals. Each mahal comprises one or more villages
Ownership rights were vested with the peasants. The villages committee was held responsible for the collection of the taxes. Revenue settlement made at village level. Land owned by the group of estates. महलवाड़ी सिस्टम में ज़मीन को क्या किया जाता था, लैंड को डिवाइड किया जाता था और हर एक पार्ट को क्या कहते थे, महल्स। ठीक है, डिवाइड इनटू महल्स। लैंड को डिवाइड किया जाता था महल्स में, यानी कि जितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया हर एक पार्ट को क्या कहा जाता था, महल्स कहा जाता था। और हर एक महल के अंदर एक या एक से ज़्यादा विलेज हो सकते थे। ठीक है। ऑनरशिप राइट्स और वास्टेड विद द पीसेंट्स। जो ऑनरशिप राइट था लैंड का किसके पास था, किसानों के पास था। और उसमें विलेज लेवल पे ही कमेटी बनाई जाती थी। ये मान लो कि विलेज का कोई हेड हो गया, वही क्या करता था, पीसेंट्स के पास, किसानों के पास जाके क्या करता था, रेंट को कलेक्ट करता था और वो किसको देता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंड ओवर कर देता था टैक्स को। ठीक है। इसमें कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करती थी, सारा काम विलेज लेवल पर ही सेट किया जाता था, मेंटेन रखा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मनसबदारी। द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर, a new administrative machinery and revenue system. The term mansab literally means position, status or rank. Hence, mansabdari was a system of ranking the government officials and determined their civil and military duties along with their remunerations, salary paid in cash form. मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, ये पहले तो ये देखो स्टार्ट किसने किया, ये मुगल एम्परर अकबर ने स्टार्ट किया मनसबदारी सिस्टम। और इसमें जो मनसब है, इस टर्म का क्या मतलब है, स्टेटस, पोजीशन, रैंक। ठीक है। और मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, जितनी मनसबदारी उनके हिस्से आई, किसी भी मनसबदार के जो पर्सन है उसको मनसबदार कहा जाता था, और जितनी उसके पास पावर आई उसको क्या कहा जाता था, मनसबदारी। ठीक है। जितनी पावर्स उनके हाथ में आई, जितनी मनसबदारी उनके हाथ में आई, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रैंक और स्टेटस को डिफाइन किया जाता था। मनसबदारी में उनकी पावर्स बताई जाती थी, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे सिविल ड्यूटीज़ के थ्रू डिफ़ाइन की जाती थी। और उनकी रेम्यूनरेशन को भी डिफ़ाइन किया जाता था। ठीक है। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, और सैलरी किसके ऊपर डिपेंड थी, जितनी मनसबदारी उतनी सैलरी, उतना स्टेटस, उतना रैंक। और सैलरी कैश फॉर्म में दी जाती थी, ना कि लैंड फॉर्म में। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.